ओके, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनमीत सिंह और आज मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ बॉक्स एंगेज में। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो नीचे कमेंट्स में आपने वो डाल देना है। तो सबसे पहले अपने बारे में, मैं मनमीत सिंह, आई वाज़ बोर्न ऑन 29th जुलाई 1969। यस, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट तो कहता है कि मैं 51 का हूँ, लेकिन नो, 21 के बाद मैंने बड़ा होना ठीक समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब मन में बच्चा ज़िंदा रहता है ना, तो हमेशा कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चा है वो हमेशा सीखने के लिए रेडी होता है और उसमें ईगो नहीं होती। तो बड़ा हो के कोई फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक है जी, तो मैं बॉर्न हुआ 29 जुलाई 69। आई वाज़ बॉर्न इन हल्द्वानी, नैनीताल, पहाड़ी एरिया हूँ। पहाड़ी एरिया से मैं बड़ा गोलू-मोलू सा था। कहते हैं मेरे चीक्स इतने लाल थे कि लोग मुझे मेरे चीक्स खींचा करते थे पूरा टाइम। सो पहाड़ों से फिर मैं मुंबई आया, क्योंकि जब मैं 2 साल का था तो पापा बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। हाँ, उस वक़्त बॉम्बे ही था, आज ये मुंबई है। तो बॉम्बे नगरी में आके मैं बस गया जब मैं 2 साल का था और मेरी जर्नी रही। मैं यहाँ पे सेंट जॉन्स एवेंजेलिस्ट हाई स्कूल में पढ़ा। फिर बीच में 1985-86 में मैं चला गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मेरी एजुकेशन जो 1 साल की थी, यानी कि 10th में, आई थिंक वहाँ पे एक तरीके का एक मन में आने लगा, या आप कह सकते हैं कि एक रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ, मेरे अंदर वो कलाकार एक है, क्योंकि वहाँ दोस्तों के साथ मस्ती करता था और हर एक की मैं इमिटेशन करके एक्टर्स की उनको बताया करता था, लोग बड़े खुश होते थे। फिर मैं आ गया बॉम्बे वापस, मैंने खालसा कॉलेज जॉइन किया। खालसा कॉलेज में मैंने काफ़ी स्टेज प्रोग्राम्स किए, लेकिन मैं गाता होता था और यस, स्टेज प्लेज़ करता था। तो वो जो स्टेज मैंने खालसा कॉलेज में किया या गुरु नानक पब्लिक स्कूल में जो मस्ती की, वो एक अंदर रह गई थी। तो वो शायद मेरी बेसिक ट्रेनिंग वो थी। वो ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये बाद में आपको समझाऊँगा। उसके बाद मैं स्पेयर पार्ट बिज़नेस में आया और लगभग जब मैं 30 साल का था, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि आपका मन बिज़नेस में नहीं लगता, आप बने ही आर्टिस्ट हो। सो हमने गाना बनाने की कोशिश की और उसी वक़्त बाद में जब मैंने शुरू किया, मेरी 2 बेटियाँ भी थी ऑलरेडी। तो मैं 30 साल का था जब मैं इस लाइन में आया, तो मेरी पहली फ़िल्म थी जंगल। यस, जंगल, राम गोपाल वर्मा की, फ़रदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, अगर आपको याद होगा तो। तो बस मेरी जर्नी शुरू हुई वहाँ पे। राम गोपाल वर्मा ने मुझे पूछा कि मनमीत सिंह, हाउ मेनी मूवीज़ हैव यू डन? तो मैंने कहा दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी। तो बोलता, अरे वाओ! यू आर अ वेरी गुड एक्टर। तो बस क्या था, ये आ गया कि हाँ, ये दुकान अच्छी है मनमीत, एक तो दिल भी लगता है और ये सबको मेरी एक्टिंग पसंद आई है। मतलब अगर राम गोपाल वर्मा उस टाइम पे अगर हाँ बोल रहा है, तो मैंने बोला यही दुकान लगाएँगे। तो शुरू हो गया। सो ये मेरी जर्नी रही है, ये मेरा शुरू हुआ है। उसके बाद लगभग 7-8 साल पहले मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स लिखना शुरू की थी। एक पंजाबी चैनल के लिए जो मैं देखता था, उससे अलग तरीके से लिखता था और उसमें मैंने एक्ट भी किया। फिर असली सरदार जी चैनल के लिए मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फ़िल्म्स लिखी और उसमें एक्ट भी किया और काफ़ी फ़िल्में रिकॉग्नाइज़ भी हुई हैं। असली सरदार जी चैनल में अगर आप जाके देखोगे यूट्यूब पर, तो आपको वो सारी फ़िल्में दिखेंगी। फिर एक गाना लिखा, उसे गाया भी, क्योंकि मेरी बेटियों ने और मेरी बीवी ने वार्निंग दे दी थी कि गाना तो आप ही गाओगे। सो वो गाना मैंने गाया, वो भी असली सरदार जी चैनल पे आपको दिखेगा। तो ये करते-करते ये जर्नी लेकिन आसान नहीं होती है। ये कभी भी याद रखना, क्योंकि बेसिक एक टैलेंट अंदर जो है ये एक मालिक दे के रखता है, उसे पॉलिश करना होता है। अब क्या है ना कि हम जो आजकल पूजा, आराधना, प्रार्थना भी भगवान की करते हैं ना, वो भी एक तरीके का फैशन हो गया है यार। सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी करूँगा। अच्छा, सबने व्रत रखा है, फास्टिंग रखी है, तो मैं भी करूँगा। तो अगर पूजा में भी अगर आपका डेडिकेशन नहीं होगा, तो माफ़ करना, उसका फ़ायदा नहीं होता। कि हर चीज़ डेडिकेशन से उसको समझ के करना, क्या है, क्या नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपको कोई कह देता है, "यार तेरे लुक्स बहुत अच्छे हैं, यार तू जा, तू एक्टर बन जा।" अब क्या है कि दिखावा, क्योंकि सारे एक्टर हैं, मैं भी बनूँगा, ऐसा मत सोचना।
हाँ, अगर आपका दिल है एक्टिंग में आने का, तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी होगी कि आपके अंदर वो बेसिक टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो इस रब ने, उस मालिक ने हर एक को ना अलग-अलग कुछ दिया हुआ है। अब कोई एरोप्लेन चला लेता है, अब कोई वो वो बहुत सारी ईंटें, दीवार तोड़ लेता है। अब कई ड्राइवरी में एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है। ऐसे ही एक टैलेंट ये जो एक्टिंग का एक बेसिक होता है, इसे सिर्फ़ पॉलिश किया जा सकता है। ये आप बिल्कुल मत भूलना। ये ऐसा नहीं है कि चल यार मैं थोड़े दिन सीखूँगा, जैसे कई बार क्या होता है कि दूसरे प्रोफ़ेशन में मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ या कुछ नहीं है, कि आपने चलो ज़बरदस्ती पढ़ाई कर ली तो इंजीनियर बन जाओगे, ज़बरदस्ती ले लो शायद डॉक्टरी भी कर ली, बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार कर लिया तो बन जाओगे, लेकिन एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये चीज़ को भूलना मत, क्योंकि कई जन इसमें होते हैं कि एक्टिंग जो है मैं सीख लूँगा और मैं कुछ कर लूँगा क्योंकि मैं दिखता अच्छा हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो लुक्स हैं, ये ही सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है एक्टिंग के लिए कि ठीक है, कई बार मॉडलिंग में काम आ जाते हैं, लेकिन एक्टर बनने के लिए जो बेसिक एक्टिंग है वो ज़रूरी है। आप खुद ही देख लीजिए एक्टिंग फ़ील्ड में आज की डेट में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग कोई अच्छा दिखते हैं या बुरा दिखते हैं, अलग-अलग लुक्स वाले एक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्टिंग उन्हें बेसिकली आती है और सबकी मेहनत है। मैं आया था 1999 में इस फ़ील्ड में, लेकिन रिकॉग्नाइज़ होते-होते कम से कम 7-8 साल लग गए थे, जबकि एक्टिंग में लोग मुझे लाइक करने लगे थे, और कुछ अलग होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा ये था कि मुझे हमेशा से ही बचपन से मैं पॉज़िटिव एटीट्यूड भी रहा है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक टैलेंट के साथ ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, बट देयर आर पीपल हू आर बेटर देन द बेस्ट, बट आई स्टिल रिमेन द बेस्ट, है ना? सो जब आप में टैलेंट है, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे से भी बेटर एक्टर्स होंगे, लेकिन वो जो मेहनत की, हर जगह पहुँच जाना, जैसे मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा कि अ, जब मैं नवा-नवा आया था, तो मेरा एक दोस्त था जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, विशाल सेन। बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था। उसने उस वक़्त फ़ोटोग्राफ्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे एक्टर के लिए, क्योंकि पहले जाके हमें जो वो फ़ोटोज़ हैं, वो हमें प्रिंट्स जाके देनी होती थी। तो ख़ैर उसने मेरी बड़ी मदद की थी, मेरा पोर्टफ़ोलियो किया था। तो मैं वो पोर्टफ़ोलियो लेके जब मुझे लिस्ट मिल जाती थी, तो मैं हर एक के प्रोडक्शन हाउसेज़ में घुस जाता था, कि मैं कहता था कि सर, मैं एक्टर बनने आया हूँ। कहते क्या काम किया? मैं बोला नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया, मैं नवा हूँ। मैं सिर्फ़ थिएटर करता था कॉलेज में। अच्छा, तो बताओ? मैंने कुछ नहीं सर, आपके कचरे के डब्बे के लिए फ़ोटोएँ लाया हूँ। तो वो हैरान होते थे, कहते क्या मतलब है आपका? मैंने कहा मतलब ये है कि सर कि जब मैं अब आपको ये दूँगा फ़ोटोग्राफ्स, मेरे जाने के बाद आप कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। तो मुझे शौक है आपके कचरे के डब्बे में अपनी फ़ोटोओं को रखने का। तो ये जो एटीट्यूड था, वो हैरान होते थे, यार ये क्या चीज़ है? कई बार हो जाता था कि कई एड्स में उन्होंने सोचा होता था कि कोई और कैरेक्टर होगा, लेकिन उसमें उनको होता था कि हाँ यार, एक टर्बन सिख भी चल चल जाएगा, है ना? तो वो मेरा ऑडिशंस के लिए मुझे बुला लेते थे, वो एटीट्यूड वो देख के, और एक्टिंग अच्छी लगी तो आस्ते-आस्ते ये एटीट्यूड मैंने रखा, हर जगह पहुँचता था। मतलब हिसाब लगा लो कि सुबह मैंने कुछ काम करना, अपना मैं इंश्योरेंस बेचता था, इंश्योरेंस पॉलिसी। 7 बजे उठ के मैंने इंश्योरेंस बेचना चले जाना, क्योंकि बॉम्बे में उस वक़्त सुबह-सुबह आपको क्लाइंट्स बुला लेते थे। तो वहाँ मैंने जाना, उनको मैंने पॉलिसीज़ बेचनी, 12 बजे तक मैंने पॉलिसीज़ बेचता था। फिर 12 बजे मैं अपनी इंडस्ट्री में सबको मिलने शुरू कर देता था। मिलना, ऑडिशंस देना, सबको फ़ोटोएँ देनी, लंबी-लंबी लाइनें लगनी, बहुत सारी मेहनत होती है। फिर शाम को 8 या 9 बजे जब ये सब खत्म होता था, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों करता था। शुरू-शुरू में अगर आपको लगे कि मुझे, अगर आप में टैलेंट है भी है, तो ले लो, आपने वो हो भी गया कि चलो मैंने ट्रेनिंग ले ली, कि अगर आपको आते ही काम मिल जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है।
मैं हमेशा नहीं होता इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार कई लोग हैं जो कहते हैं ना यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो कई वो लकी होते हैं कि वो एट द राइट टाइम राइट प्लेस में हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा लक नहीं होता है। अच्छे-अच्छे एक्टर्स को कई बार 8-8 9-9 साल काम नहीं मिलता है। सो एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो आपको ये बता दूँ, ये 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 जो भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरी जो 21 साल की जर्नी है 1999 से जो शुरू हुई है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। कइयों का अलग एक्सपीरियंस हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो मैंने अब तक देखा है वो मैं मुझे होता है कि मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूँ कि क्या है ये चीज़? बॉलीवुड में आना क्या है? बॉलीवुड आते ही आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा नहीं होगा, अगर आपको अच्छी एक्टिंग आती है तो भी। क्योंकि वो एकदम से रिस्क नहीं ले सकते कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व्ड होता है आज की डेट में। एक-एक दिन में लाखों रुपया का उनके सेट्स में खर्चा हो जाता है, कैमरा के किराए होते हैं, सेट्स के किराए होते हैं, प्लस कई बार उस शूट में जैसे बड़ा कोई एक्टर है, बड़ा स्टार है, उसके पास आगे डेट्स नहीं होती हैं, अगर आप अटक गए तो प्रोड्यूसर के लिए भी प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। तो उसके लिए वर्क हार्ड करने के लिए अब जैसे मैं कहता हूँ कि आपका सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज़ करना है कि आप में वो टैलेंट है, ठीक है? वो टैलेंट को पॉलिश करवाना ज़रूरी है, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि कैसे पॉलिश करना है, क्या करना है। तो अब आपका मन है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे दुनिया में दिखना है और आप मेरे में वो टैलेंट है। जैसे आप कभी कोई प्रोडक्ट का बिज़नेस हम शुरू करते हैं, ले लो जॉब के लिए भी जाते हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी तो दरवाज़े से ही भगा देगा वो, है ना? और आपको रख भी लेगा, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाए तो आप आउट हो, वो किस्मत बहुत कम होती है कि आपको वो जॉब पहले तो मिल जाए। सो आपने वो तैयारी की, आप आए तो वो आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आपका प्लान ए क्या है? आपने एक्टर बनना है, क्योंकि आपको एक्टिंग आती है। सो आपने एक्टर बनना है, ये आपका हुआ प्लान ए। लेकिन अब वो कब मिलेगा रोल, ये आपको पता नहीं है। उसके लिए एक प्लान बी रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। यूथ में स्पेशली आपको कह रहा हूँ, आप एजुकेटेड लोग हो, आप यू समटाइम्स यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ यू डोंट गेट सम वर्क। नो, डोंट डू दैट, यू आर एजुकेटेड। हमेशा ध्यान रखना कि प्लान ए अगर आपका मेन है, तो ये आपकी एजुकेशन भी कहती है कि आपको प्लान बी रेडी रखना है, आपके प्लान ए को फंड करने के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढो, आप मुंबई आना होगा, ये मैं बहुत कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई के बाद जो काम मिलता है, वो अभी तक मैं देख रहा हूँ, अभी बाहर भी काम मिलना शुरू हो गया है, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसी जगहों में भी, लेकिन मुंबई इज़ द मेन हब, ये याद रखना। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेन मार्केट के बीच में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो दुकान बाहर या दूर होती है, उसका नाम होते-होते बहुत टाइम लग जाता है, कई बार पता भी नहीं लगता, लेकिन जो दुकान मेन मार्केट में होती है, वहाँ एक बार बंदा जाता जाता ज़रूर है। सो मुंबई में होना बहुत ज़रूरी है। अब मुंबई क्या है कि आसान तो नहीं है ना? यहाँ खर्चे बहुत हैं, आपने रहना है, उसके खर्चे हैं। सो अब आप जब यहाँ आए हो, या तो अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, ले लो आपके फादर या मदर या पेरेंट्स या भाई, बहुत सारा पैसा है, सो देन इट इज़ फाइन। यहाँ आके आप कोई भी घर किराए में ले लो और अपने आप पे वर्कआउट करो, पैसा वहाँ, लेकिन पेशेंस तो तब भी रखने होंगे कि एक्टर का सबसे पहला जो जो पॉइंट मैंने कहा था वो है कि एक्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि बेसिक टैलेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है, तो माफ़ करना, आपको एक्टर बनने में कई बार बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। सो वो मैं कह रहा था कि प्लान बी अब कैसे करना है, आप मुंबई आ गए, आपने कोई ढूँढा, अगर तो बैकअप है तो चलो अच्छा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि कुछ और साथ में रखोगे, तो आपके मन को खुशी होगी। कोई पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढो या ठीक है, छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करो, जैसे मैंने उस वक़्त इंश्योरेंस बेचना मुझे लगा ठीक था, को इंश्योरेंस बेच के ऑफ़ कोर्स पापा भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते, क्योंकि मैं था ही बॉम्बे से। मेरी वाइफ़ बहुत सपोर्टिंग थी, मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे पर वो भी बहुत सपोर्टिव थे। वो काफ़ी मुझे साथ देते थे, प्यार करते थे। सो मैं लेकिन इंश्योरेंस बेचता था, तो मेरा प्लान बी मैंने वो लिया था। आप कोई भी प्लान बी सोच सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर पेशेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो माफ़ करना, एक्टिंग में आना बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ।
मतलब जो इस बॉडी ने एक्सपीरियंस लिया है ना? अराउंड कितना 21 इयर्स, जबकि मैं हूँ अभी भी मैंने कहा 21 इयर्स का, तो आप यही सोच लीजिए कि आई एम 21 इयर्स यंग एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विथ यू। सो आपने मुंबई आना है, कोई घर देखना है, जैसे मैंने कहा अगर आपके पास सपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्लान बी पे वर्क करना शुरू करना है। कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करना है या छोटा बिज़नेस खोलना है। और हाँ, किसी भी बिज़नेस करने में आपने शर्माना नहीं है। पता नहीं ये क्या ट्रेंड है कि अगर मुझे कोई छोटा-मोटा काम करना पड़ जाए, ले लो छोटी-सी रेहड़ी लगानी पड़ जाए या कोई छोटा-सा बिज़नेस करना पड़ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोग क्या कहेंगे एक्टर सोचेगा, तो वो जल्दी एक्टर बन नहीं पाएगा, ये याद रखना। एक्टर को सबसे पहले बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। बेशर्म का मतलब ये नहीं कि बदतमीज़ियाँ करनी है, उसको हर शर्म को छोड़ना होता है। वैसे तो हर एक को ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मेहनत का काम है, भीख माँगने, चोरी करने के अलावा, वो काम अच्छा होता है। सो प्लान बी आपने शुरू करना है। प्लान बी आपको प्लान ए को फंड करने के लिए कोशिश कीजिए कि आपको जो रेस्ट भी वो मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक एक्टर को रेस्ट ना मिले, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा चलो थकी हुई आँखें हैं, थका हुआ फेस है तो कोई बात नहीं, तो आपने उतना गैप ज़रूर रखना है कि कम से कम 7 आवर्स की स्लीप आपको मिले, वो कैसे मैनेज करना है? तो आपने देखना है तो 6 आवर्स तो ज़रूर होना चाहिए। सो प्लान बी आपने शुरू किया, आपने कमाना शुरू किया और आप साथ-साथ में आपने ऑडिशंस जाना शुरू कर दिया, ठीक है? सो अब जब आपने जाना शुरू किया तो वही जब मैंने कहा था कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आप जाओ। अब क्या होगा? अब कई चीज़ इसे कई कहते हैं रिजेक्शन, कि आपने 10 ऑडिशन दिए, 10 में रिजेक्ट हो गए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप रिजेक्ट हुए, आप ये सोचो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो जो 10 ऑडिशंस या ले लो 100 ऑडिशंस भी मैं कहता हूँ कि आपने दिए, आपने दिल नहीं हारना है। वो जो 100 के बाद जो 101st आपका ऑडिशन होगा उसमें सेम एंथुसियाज़्म से जाना है। सेम जो आप में हिम्मत है उससे जाना है, सेम कॉन्फिडेंस से जाना है। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप 100 ऑडिशंस में सिलेक्ट नहीं हुए हो। क्योंकि जब भी अपने आप को कहोगे, तो ही उस ऑडिशन में आप तगड़े होगे और आपको चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट होगे। सो सब ये बात ये याद रखनी है कि रिजेक्शन से डरना नहीं है। जब एक एक्टर रिजेक्शन से डरता है, वो खत्म हो गया, वो एक्टर नहीं बन सकता। सो रिजेक्शन कभी मत कहना, ये कहना है नॉन सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन नहीं हुई। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतना पॉज़िटिव रहा हूँ। शुरू में मुझे याद है कि जब मैं 10 से 15 ऑडिशंस देता था महीने में, मुझे एक भी एड नहीं मिलती थी। हाँ, मुझे फ़िल्म मिलना शुरू हो गई थी, मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा एक दोस्त था अतुल माथुर है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। तो उसने मुझे बताया था कि यार वहाँ राम गोपाल वर्मा की मूवी में हो रहा है, तो वहाँ जा तू। वहाँ मैं गया, तो मैं सिलेक्ट हो गया और वो फ़िल्म मैंने की थी जंगल, जो मैंने आपको बताई थी। कब आपको काम मिलना है, वो आपको पता नहीं है। आपने उसके लिए रेडी रहना है। सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप तगड़े रहो। आप अपना प्लान बी को शुरू रखो। अच्छा, अब चलो ऑडिशंस की बात आई है तो एक बात और मैं आपको कह दूँ कि ले लो अभी तक आप मुंबई नहीं आए हो, मुंबई के बाहर हो और कई बार आपको जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे ये फ़ेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उसमें बहुत सारे आपको मिलते हैं मैसेजेस कि हाँ, आप आइए यहाँ पे, हम आपको एक्टिंग का दे रहे हैं। अब वो आपको पहचानना होगा कि वो फ़ेक ना हो, क्योंकि काफ़ी फ़ेक होते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, एक नए एक्टर के लिए जब तक आपका ऑडिशन प्रॉपर्ली नहीं हो जाता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है ऑनलाइन, आपको सिर्फ़ फ़ोटोएँ देख के, आप समझ जाना कि 99.999% चांसेस है कि वो फ़ेक है। क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। वो पहले कहते हैं, "वाह! आपकी बहुत अच्छी शक्ल है, आपका ये है, आप अपने फ़ोटोएँ भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, तो हम आपको आपको हम हमारा ये सीरियल आ रहा है या एड आ रही है या कुछ भी आपको वो बोलेंगे। आपने फ़ोटोएँ भेजी, वो काफ़ी होशियार हो गए, आजकल आपको बोलते हैं कि आपको रिज़ल्ट 2 दिन के बाद मिलेगा। 2 दिन के बाद आपको फटाफट मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। आपने सीधा बॉम्बे आ जाओ, मुंबई आ जाओ और आपके साथ हम शूट कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें भी कई चीज़ें हैं। पहले तो आपको कहेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको ये फ़ीस भरनी होगी। आजकल कहते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड बनाना होगा, तो उसके लिए आप पैसे भेजिए। पहली बात, सिंटा एक रिकॉग्नाइज़ एसोसिएशन है और भी हैं जिसमें आपको डायरेक्ट मैसेज करके या डायरेक्ट जाकर आपने वो कार्ड बनाना होता है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन उसे कहते हैं। उसमें आपको परमिट मिलते हैं काम करने के लिए। किसी और के थ्रू आपको नहीं जाना होता, ये मैं अभी बताता हूँ। ये दिल्ली में भी सिंटा का ऑफ़िस खुल गया है, तो वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए कोई कैसा माँगे, काटा, उसको नहीं देना है। अब वो बोले कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं, आपने पैसे डिपॉज़िट के लिए भेजना है, काटा मत देना क्योंकि एक तो बिना ऑडिशन के कभी भी आपको काम नहीं मिलता है, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। कितने भी हैंडसम दिखते हो या कितने भी ब्यूटीफुल दिखते हो, ऐसा नहीं होता, आप उनके जाल में बिल्कुल भी मत आना। आई होप जिनको कोई क्वेश्चन है वो कमेंट्स में डालें ताकि मैं वो बाद में आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ओके। हाँ, हाँ। सो वो जो मैं कहना चाह रहा था कि 2 बातें हो गई। एक तो वो कार्ड के लिए आपको बोलेंगे, एक आपको वो बोलेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए, आपने इतनी फीस भेजो, बिल्कुल मत भेजना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलो जी ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे काम दिला दो और आप एक काम कीजिए उसमें से आप कमीशन काट लेना क्योंकि कई कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हू कास्ट यू कई कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स आपकी जो ऑडिशंस फोटोज़ पहले आगे भेजते हैं। आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस होना शुरू हो गए, आपको वीडियोज़ बना के भेजने होते हैं। कई बार ये भी चीट कर सकते हैं, आपसे ऑडिशन माँगा और आपसे पैसे माँगे कि आप सिलेक्ट हो गए, तो पैसे हमने आपने नहीं देने। तो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और उन्होंने आपका ऑडिशन मंगवाया भी, तो वो कमीशन आपकी पहले नहीं माँगते हैं। वो कमीशन आपका चेक, आपका पैसे आ जाने के बाद लेते हैं, तो ही वो जेन्युइन कोऑर्डिनेटर है। ये हो गया कोऑर्डिनेटर्स जो आपसे चार्ज करते हैं। एक होते हैं कास्टिंग वाले आपसे पैसा नहीं लेते हैं, कास्टिंग वाले पैसा जो है वो लेते हैं जो मूवी का प्रोड्यूसर है या एड का प्रोड्यूसर है उससे लेते हैं। तो वो एक एक वो तरीका होता है, वो भी आपका ऑडिशन पास होगा उसके बाद। अब कई सीधा फ़ोटो में देख के आप बोलते हैं जी बॉम्बे आ जाओ, आप ऐसे जाल में मत फँसना क्योंकि एक बार आप बॉम्बे आ गए, चलो जिनके पास काफ़ी पैसा है, इट इज़ ऑलराइट दे कैन मैनेज। लेकिन आप यहाँ आ गए तो आप बुरे फँसोगे याद रखना, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। वो आपको यहाँ बुला के वो चाहते हैं कि आप उसे और आई एम सॉरी टू से ये एक कड़वा सच है पर मुझे शेयर करना पड़ेगा सो दैट लेडीज़ आप भी अवेयर लोगे कई बार लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए भी ये काम होता है, उन्हें मंगा के फँसाया जाता है। अच्छा आजकल और बड़ा ट्रेंड चला है कि बोल्ड सीन है, तो आप अपनी बोल्ड फ़ोटोएँ भेजिए, आप समझ रहे हैं ना? बोल्ड फ़ोटोएँ। तो जब लड़कियाँ वो बोल्ड फ़ोटोएँ भेजती हैं पहले तो वो नॉर्मल फ़ोटोएँ मँगाते हैं, फिर बोल्ड फ़ोटोएँ मँगाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये चीज़ को ज़रूर याद रखना। ये क्या है कि कुछ लोग अब हर एक को कइयों को चीटिंग के साथ भी काम करनी है ना, तो उन्होंने अपना बिज़नेस सँभालना है। हमें बचना है कि कौन फ़ेक है, कौन नहीं है। अच्छा और एक बात मैं कह देता हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ, कभी आपको राय लेनी हो इन चीज़ों में तो आप मुझे डीएम डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। बॉक्स एंगेज भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला है वो फैसिलिटी क्योंकि ऐप आने वाली है। ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। बॉक्स एंगेज को भी आप जॉइन कीजिए जैसे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स थे, आप अपने को फ़ेमस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी लिख के एडवाइस ले सकते हैं। मैं हर एक को एडवाइस सलाह ज़रूर देता हूँ जो छोटी-मोटी है। बाकी ट्रेनिंग जो है वो मेरी बेटी एक फाइड वॉ वॉइस ट्रेनर है। हम भी थोड़ी कई बार देते हैं, उसके एक चार्जेज़ होते हैं, वो कभी फिर बताऊँगा। अभी ये फ्री सेशन है तो अभी मैं वो उस चीज़ के लिए ओके, एक क्वेश्चन आया है, क्या आया है? ओके। सो पुणे में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ब्रदर आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू स्टार्ट एक्टिंग इन पुणे। आई एम सॉरी टू से ब्रदर सारी जो मेन हब है मैंने पहले ही कहा था वो मुंबई है। पुणे से आपको एक बेनिफिट है कि आप पुणे से आप एक बार यहाँ पे पता कीजिए, यहाँ आइए। पहले तो मैं तो कहूँगा एक 10-15 दिन के लिए आप यहाँ पे कहीं पे रूम ले लीजिए या किसी तरीके से आप आइए और पता कीजिए कहाँ-कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, ग्रुप्स जॉइन कीजिए, कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पता कीजिए। उन्हें अपनी आप पिक्चर्स जो हैं नॉर्मल पिक्चर्स आजकल पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी नहीं है, पोर्टफोलियो सिर्फ़ उनको ज़रूरी है
कि जो रैंप वॉक करते हैं उनको एक प्रोफेशनल सा करना होता है ना। आजकल नॉर्मल पिक्चर्स माँगते हैं आपका फेस विथआउट मेकअप सो दैट वो मेकआउट करें, तो वो फ़ोटो आपने भेजनी है और जब आप ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो तो पुणे से आप अप डाउन कर सकते हैं अगर इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे हियर, वो 1 या 2 दिन का कई बार होता है, तो आप पुणे से अप डाउन कर सकते हैं। आप पुणे रहकर वहाँ आपको काम मिले ऐसा नहीं हो सकता, आपको यहीं पे अप डाउन करना होगा। मैं कहाँ पे था? मैं था कि आपको पहचानना है कि वो फेक है, नहीं है, आप मुंबई आ गए हो, आपने ऑडिशंस देते रहना है। कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपको काम देने के बाद आपसे चार्ज करते हैं, जो पहले माँगे वो फेक हैं, लेडीज़ आप बच के रहना। आप ऐसे ये सिर्फ़ मुंबई के बाहर ही नहीं, मुंबई के अंदर वाले भी ध्यान रखना कि काफ़ी चीज़ें फेक होती हैं, आपका फ़ायदा उठाने के लिए होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक बहुत अच्छा एक्टर बन के जब आप आगे जाते हैं, तो ही आपको प्रिपरेशन पूरी करनी होती है। आपको जैसे मैंने कहा था प्लान बी यहाँ आपने रखना और पेशेंस। पेशेंस इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको नहीं पता होता है कि आपको कब मिलेगा कोई काम, क्या क्योंकि कई बार आपके टाइप का रोल आते-आते भी टाइम लग जाता है या कई बार आपके जितने लुक्स वाले और उस वही टैलेंट वाले बहुत होते हैं, तो सिलेक्शन में कई बार यू से आपका वो लक काम नहीं किया, दूसरे को ले लिया गया। सो आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है और एक बात है, कुछ अलग अगर आप दिखते हो तो उसका आपको प्लस पॉइंट ज़रूर है। मैं ये सब मैं कब कह रहा हूँ जब एक बार आपको एक्टिंग आ गई है, आप पॉलिश्ड हो आप में वो टैलेंट है, ये उसके बाद के पॉइंट्स हैं, उसके पहले के नहीं हैं। आप थोड़ा अलग जैसे कई हैं, कई बाल्ड एकदम होते हैं, कइयों की आँखें अलग कलर की होती हैं, कइयों का बाल अलग तो वो भी कई बार प्लस पॉइंट होता है, हर बार नहीं होता है क्योंकि कई बार वो रोल्स कम होते हैं, लेकिन आपको आना थोड़ा आसान हो जाता है। और कई स्टूडेंट्स बच्चे मैंने देखे हैं कि अगर आप मुंबई के बाहर हो, मुंबई आना नहीं आप अफ़ोर्ड कर सकते, लेकिन आपका पैशन है इंडस्ट्री में आना क्योंकि अब आप रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो कि एक्टिंग आप कर सकते हो। प्लीज़ परेशान मत हो, अपनी एजुकेशन पहले पूरी करो और आप अगर अपने जिनके साथ आप रह रहे हो, उनकी सहमति से आते हो तो वो बेटर रहेगा, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ। एजुकेशन अपनी कम से कम ग्रेजुएशन तो आप पूरी करो क्योंकि सर्वाइव करना एक एक्टर के लिए कई बार मुश्किल होता है। उसे एक पार्ट टाइम अलग चीज़ बहुत ज़रूरी है जब तक वो पूरा सेट नहीं होता। ये हम सब ने किया था। जिसने नहीं किया वो आज बहुत परेशान है। तो एजुकेशन आप पूरी करो अच्छे से फिर उसके बाद मैं तो कहूँगा कुछ जॉब ले लो। आप वहाँ पे या कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करो, पैसे सेव करो। पैसे सेव करके फिर मुंबई आओ। कोई भी ऐज कोई भी एज इस पॉइंट को याद रखना ज़्यादा नहीं है बॉलीवुड या किसी भी एक्टिंग फील्ड में आने के लिए, हर एज के बंदे के लिए काम है, अगर आप टैलेंटेड हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ टैलेंटेड हैं, हर एज के बंदे के लिए काम है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। कई बार तो कइयों ने बॉडी इतनी अच्छे से मेंटेन की होती है कि हमेशा वो दिखते ही यंग है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। आप परेशान मत होइए, मैंने कहा था मैं 30 की एज में आया हूँ, कई एक्टर जो काफ़ी नोन है वो 40 की एज के बाद भी आए हैं और आप तो अब तो आप समझ भी गए हैं। अच्छा और एक बात है, कई जो मुंबई के बाहर भी रहते हैं या मुंबई वाले भी आजकल बहुत प्लेटफ़ॉर्म आ गए जैसे अब बॉक्स एंगेज ने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म शुरू कर दिया जो दूसरे कई बैन भी हो गए हैं। बॉक्स एंगेज भी मैंने सुना बहुत बड़े तरीके से आ रहा है और भी है इंस्टा है, फेसबुक्स हैं, यूट्यूब्स हैं। आप अपनी अच्छी जो भी टैलेंट है आप में वो आप 1-1 मिनट के, डेढ़-डेढ़ मिनट के वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, पेशेंस रखो, ऑनलाइन डालते रहो, शेयर करो। ये मत सोचो यार लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे तो आज तक नहीं आते हैं लाइक्स, तो क्या करूँ? बंद कर दूँ? नहीं। क्योंकि मैंने पहले एक्टिंग की और अब ये जो ऑनलाइन का ये जो नवा पंगा है, हाँ, ये आ गया यो। सो इवन आई एम ट्राइंग टू बी यो मैंने 55 किलोज़ लूज़ किए हैं। वही मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं रोल्स भी अपने चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पॉज़िटिव हूँ। इस फ़ील्ड में कभी भी लेट या अर्ली नहीं है, ये हमेशा याद रखना आप। हाँ, अर्ली इसलिए होगा कि अगर आप सेट नहीं हो तो वो अर्ली है। सेट इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो कभी-कभी वो अर्ली हो कई बार आपकी तकदीर अच्छी है, किसी ने आपको उठा लिया तो उठा लिया। सो ये जो यो थिंग है ये हमेशा आपके बीच में रखना है, आप तैयारी करो। अब
अभी और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना आप चाहते हैं तो प्लीज़ मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था रिजेक्शन से डरना नहीं है, पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना है हमेशा, ऑडिशंस में जाते रहना है, वो रिजेक्शन हो, उसको रिजेक्शन नहीं मानना, उसे नॉन सिलेक्शन मानना है। ऐज जैसे मैंने कही थी, कोई भी ऐज कम या ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, कम वो होती है कि अगर आप तैयारी के साथ नहीं आए हो, तैयारी यानी कि मनी, मनी, नो मनी, नो एक्टिंग हाँ? ये हर एक चीज़ में है। सो उससे परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि सपोर्ट आपने आपको करना ही है ना, आप एक प्रोडक्ट हो, तो आपने उसी तरीके से आना है। सो किसी भी फेक ऑडिशन के चक्कर में मत फँसना, वो चीटर्स होते हैं। अब रह गई बात कई बार कई बार आपका टैलेंट बहुत लेट रिकॉग्नाइज़ होता है, आपने परेशान नहीं होना है। आपके अंदर वो टैलेंट है तो कई बार आप लेट दिखते हैं, आप अपना काम करते जी कई एक्टर्स जो आज भी हैं, कहीं डिप्रेस हो जाते हैं, मैं आज भी आपको कहता हूँ, प्लीज़ डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप में टैलेंट है तो आप कभी न कभी आगे आएँगे। अगर आप सर्वाइव करेंगे, आप हिम्मत से बैठे रहेंगे तो बिलीव मी वो पहली बात तो वो सक्सेस ही है और आपको जो सक्सेस चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपको सक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है, जो आप वो फाइनल सक्सेस कर रहे हो। जो सक्सेस के लिए वेट कर रहा है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और बहुत सारे एक्टर जैसे मैंने कहा था कि आपसे कई बार एक एक्टर होता है वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अगर आप सबसे भी अच्छे एक्टर हैं, तो आपको अपने आप से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी जब मुझे कोई शूट पे जाना होता है, तो मैं घबरा रहा होता हूँ कि मैं ये पार्ट अच्छे से प्ले कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा और मैं उस पे वर्क करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि उसका क्या जॉनर है, क्या है, ये सब एक्चुअली ट्रेनिंग में आता है, तो ये जो बड़ी पार्ट है ये आपको ऑफ कोर्स ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग क्या-क्या लेनी होती है? अच्छा अब आप सब समझ गए हो शुरू से कि जो मुंबई नहीं रहता है, उन्होंने मुंबई में आना है, पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि आप में बेसिक टैलेंट है कि नहीं। मुंबई आके आपने गाइडेंस लेनी है, ट्रेनिंग वो आपको चाहिए, आप मुझे लिखिए मैं बता दूँगा। कौन-कौन है। अब यहाँ आके क्योंकि आपको प्लान ए जो है आपका एक्टिंग है, तो एक्टिंग के प्लान ए के लिए आपको प्लान बी में काम करना है, ताकि आप अपने आप को फंड कर सकें। जिनके पास काफ़ी पैसा है जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चलो दे आर लकी। सो यहाँ आगे जैसे आपने जिम जॉइन करना होगा, कुछ करना होगा, अपने आप को टोन करना होगा, तो वो आपने टोन करना है और करते रहना है। अरे हमेशा भी मैंने आपको कहा है कि मैंने जब तक मैं 49 इयर्स ओल्ड था, मतलब जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो 49 इयर्स ओल्ड था, मेरा वेट 148 किलोज़ था। आपने अगर बैंड बाजा बारात या रब ने बना दी जोड़ी में खास करके आई वाज़ 148 किलोज़, नाउ आई एम 94 किलोज़, 49 में मैंने शुरू किया और अब 51 में मैंने काफ़ी कुछ कम करके मैंने अपने हिसाब से सोचा। सो पॉज़िटिव मैं रहा, ये नहीं कि मुझे भी हर बार क्योंकि मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ, मैं हर रोल नहीं करता हूँ। सो मुझे भी वर्क करना पड़ता है, मुझे भी प्लान बी शुरू में मैंने काफ़ी टाइम तक रखा, तो ये आपने रखना है। सो मुंबई आके आपने वो सब प्लान बी पे वर्क करना है, अपने टाइम का वेट करना है क्योंकि जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट हुए, जैसे ही डिप्रेस हुए, आपसे वो परफ़ॉर्मेंस भी नहीं होएगी, आपका मन नहीं करेगा ऑडिशन में जाने को और माफ़ी चाहता हूँ, कई बार ये लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपने कई बार देखा है कि कइयों ने अपने आप मतलब हैंग कर दिया या सुसाइड कर लिया। वो नौबत मत आने दो क्योंकि लाइफ़ मेन क्या है? आप एक्टिंग भी क्यों करना चाहते हो? अपनी खुशी के लिए ना। तो अगर आपको खुश रहना है, पॉज़िटिव रहना है तो जब तक आपको वो वाली खुशी नहीं मिलती है, आपने दूसरे उस खुशी को पाने के लिए प्लान बी पर वर्क करना है और वो खुशी आपको मिलेगी। अगर आप रहोगे एंड तक तो ही वो मिलेगी ना, अगर आप रहोगे नहीं तो खत्म हो गया काम सब। खत्म हो गया तो फिर कुछ रहा ही ना वो मैं तो कहता हूँ वो बेवकूफ़ी ठीक है, आप नहीं समझोगे क्योंकि जो मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि आसान नहीं होता, सुसाइड करना भी आसान नहीं होता। सो मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ये नहीं कहता वो गलत है बट वो थोड़ी हिम्मत हार गए। उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉज़िटिव रहे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि ये शेयर क्यों कर रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉज़िटिव आप रहोगे
तो ही सक्सेस मिलती है। क्योंकि एक्टर्स भी कई साल ऐसे देखते हैं कि उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, वो परेशान रहते हैं। फिर वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं, आपने वो स्टेप्स नहीं लेने हैं, वो आपने आगे बढ़ना है। कई बार अच्छे-अच्छे एक्टर्स को भी लेट रिकॉग्निशन मिलती है, अगर आप चेक कर लीजिए आपको पता लग जाएगा वो चीज़। आपको अपने आप से भी बेटर होना पड़ता है। तो अब मैं एंड में बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ों में ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि जितनी महँगी या जितने बड़े आदमी की क्लास होगी एक्टिंग की, तो वो ही हमें फ़ायदा है क्योंकि वो शायद हमें आगे काम भी दे देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक कड़वा सच है कि वो उन्हें ही फ़ायदा है कि जिनके पास अपनी फ़िल्म में लगाने के लिए 8 से 10 या 15 करोड़ रुपया है। तो वो महँगी ट्रेनिंग लेता है तो उसके जो हैं उनका ख़ानदान उन्हें आगे एक्टर बना देगा। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर बड़े क्लासेस में जाते हैं तो आपको एक्टर बनाएँगे ही बनाएँगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी होते हैं, वो सिर्फ़ एक आपको ट्रेनिंग होती है। सो मेन चीज़ ये है कि आपको ऐसा ट्रेनर ढूँढना है, जो आपके अंदर के टैलेंट को पॉलिश करे, आपका टैलेंट को और निखारे। ज़्यादा पैसे वाला ही आपको करेगा या ऑलरेडी जो ज़्यादा है वो ही करेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कौन से ट्रेनर हैं आप मुझे पूछ लेना मैं आपको बता दूँगा। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, भले वो रीज़नेबली कम चार्ज करता हो, ये मत सोचो कि अगर वो कम चार्ज करता है तो मुझे नहीं मिलेगी। वो आप महँगी क्लासेस में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है आपको ही मिलेगी और उसके लिए फिर आपको या तो किसी स्टार के घर पे पैदा होना चाहिए था जो सुपरस्टार्स हैं जिनको काम अब कई बार उसे लोग नेपोटिज़्म कहते हैं, वो नेपोटिज़्म मैं कहता हूँ तब होता है कि अगर वो किसी किसी का काम मारे तो वो ऑफ कोर्स नेपोटिज़्म है, नहीं तो जैसे मतलब देखो ये 2 तरीके हैं, कई एक-दूसरे का काम मारते हैं वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें भी कभी ना कभी भरना पड़ेगा, जितने भी बड़े लोग हैं और आप किसी का रोल मार रहे हैं या किसी बिज़नेस में भी काम मार रहे हैं, तो इसकी सज़ा तो दोस्त कुदरत देती ही देती है, ये याद रखना। बाकी कई जैसे मैंने आपको कहा कि जिनके पास पैसा है, स्टारडम है, अगर वो अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, तो जैसे एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, उसके लिए पैसा खर्च करता है, तो वो तो नेपोटिज़्म नहीं हुआ ना या कोई दुकान है, तो दुकान में अपने बेटे को रखता है, वो शायद नहीं हुआ नेपोटिज़्म। हाँ, किसी और का काम मार के अपने बच्चे को आगे करना, वो मुझे लगता है आई डोंट नो आई मे बी रॉन्ग बट जो मुझे लग रहा है ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बहुत महँगी क्लासेस या किसी नोन स्टार के पास या उसी के पास क्लासेस लेने में ज़रूरी नहीं है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादातर नहीं मिलता है। मिलता भी होगा लेकिन वो गारंटी कोई भी नहीं देता। वो जो छोटी क्लासेस हैं वो भी नहीं देता, बड़े भी नहीं देते कि आपको रोल देंगे ही देंगे। आपने वो रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन अच्छी ट्रेनिंग देता है, उसके पास आपने जाना है। अब ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने महसूस की है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। एक बार आप अगर वॉइस मॉड्यूलेशन को सीख लेंगे ना, कब कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, किस तरीके से बोलना है और ये भी आपको आ जाए तो सामने वाले को सुनने में मज़ा आता है। यही वो एक्टिंग में भी काम आता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, वो सिर्फ़ आपको एक्टिंग में ही काम नहीं आएगी। आप आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप आरजे बन सकते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस उसमें होती हैं। और कई ट्रेनर्स हैं जो आपको थिएटर एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे ट्रेनर्स वो भी हैं। आप मुझे लिखिएगा, मैं बताऊँगा कहाँ आप जा सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, मैं ज़रूर बताऊँगा। सो आई होप मैंने ट्रेनर्स नेम्स मैं ज़रूर बताऊँगा क्योंकि देखो अब हर चीज़ यहाँ मैं बता दूँगा, तो ये जो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि क्या आप लोग ने करना है यहाँ इंडस्ट्री के ना आने के लिए, तो आप ये न बॉक्स एंगेज में भी मेरा चैनल फ़ॉलो कीजिए, बहुत जल्दी ऐप आ रही है, आप डायरेक्ट मैसेजेस भी भेज पाओगे। मुझे आप इंस्टाग्राम में लिखिए। अब वॉइस मॉड्यूलेशन तो आई एम हैप्पी टू से और अब आप पता नहीं इसे नेपोटिज़्म कहो या क्या कहो, मैं प्रमोट तो करूँगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है वॉइस मॉड्यूलेशन में शी इज़ हरनित आरजे भी है वो, आपको पता लगेगा 107.1 जो है रेनबो एफएम में वो आरजे है पिछले 1.5 साल से, वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देती है। हरनित कौर उसका नाम है आप उसका प्रोफाइल ढूँढ सकते हो इंस्टा में भी है।
वो भी ट्रेनिंग देती है और भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर ये वो वॉइस की वो काफ़ी अभी उसमें काफ़ी हद तक परफेक्ट है। परफेक्ट तो देखो एंड तक कोई नहीं होता, मैं भी आज तक नहीं हूँ। पर वो काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे सकती है और वो ऑफ़ कोर्स कंपैरेटिवली काफ़ी रीज़नेबल पड़ेगी। क्योंकि उसका शौक है कि फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग दूँ और कम रेट में दूँ। ऐसे और भी मेरे दोस्त हैं, जो कंपैरेटिवली कम पैसे में भी देते हैं क्योंकि मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग का कितना लेते हैं, क्या है? क्योंकि वो मैं तैयारी आज की उसमें नहीं करके आया था क्योंकि मैं मेन समझाना चाहता था कि बॉलीवुड अगर क्योंकि कई बार पता है मेन क्या हो रहा है दोस्तों, कोई दोस्त जान के ना उँगली दे देते हैं, "अरे भाई! क्या तू दिखता है यार, तू क्या एक्टिंग करता है?" बंदा चिढ़ा हो गया, "चल यार, मैं चला बॉलीवुड।" और फिर बेचारे कहीं यहाँ पे हैं, जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं है। मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ, एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे 21 साल हो गए हैं इस लाइन में। मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें फूक में चढ़ा दिया गया था। अच्छा अगर आपको इंडस्ट्री अगर अट्रैक्ट करती है ना इंडस्ट्री हमारी बॉलीवुड में या कोई भी एक्टिंग फील्ड में बहुत सारी लाइनें होती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्ट वर्क वाले होते हैं, ट्रैवलिंग का काम होता है, कई सारी चीज़ें हैं, कैमराज़ कैमरा के पीछे आप जा सकते हो, डायरेक्शन में जा सकते हो, आप अपने जो इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हो। उसके बाद, आने के बाद भी आप अपने आप की एक्टिंग में जब आपका मूड हो, तो आप आ सकते हैं। सो ये ध्यान रखना कि जब तक आपके अंदर बेसिक नहीं हो, आप प्लीज़ वैसे जॉइन करना है और दूसरे फ़ील्ड में हमारी लाइन के अंदर यानी कि एक्टिंग लाइन के अंदर तो आप ट्राई कीजिए। आप में अगर टैलेंट है तो पॉलिश कीजिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स कीजिए, एक्टिंग गाइडिंग करने वाले जो होते हैं उनके पास आप जाइए। नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने पास आप अपने आप को ट्रेन करते रहिए, पॉलिश करते दीजिए। बॉम्बे में आके, मुंबई में आके कोई जॉब देखिए। अगर जिमिंग अगर किसी को बॉडी के हिसाब से करना है आप वो करिए, यहाँ पे आइए। फेक बंदों के हाथ से बचिए। मैं अभी भी कहता हूँ, जो आपकी फ़ोटो में देख के बोल रहा है जी आ जाओ, आपका काम मिल गया। मैंने एक केस देखा है, उसको सीधा आया कि सर 5 करोड़ की फ़िल्म बन रही है, तो आपने 2 लाख रुपया डालना है और आपका सीन रोल रेडी है। मत कीजिए, सॉरी। ज़्यादा है तो अपने आप पे यूट्यूब में कोई अच्छी फ़िल्म बना लीजिए, 2 लाख में बड़ी अच्छी फ़िल्म बनेगी। उस लड़के ने कहा, "नहीं, मैं इतना नहीं दे सकता हूँ।" थोड़े दिन बाद फ़ोन आया, "आप लाख दे दीजिए, आपको हम मेन रोल दे रहे हैं।" उसने सोचा, फिर उसने कहा, "नहीं है।" पता कितने में माना एंड में? एंड में ₹25,000 में माँगा और ₹25,000 में उसे एक्टिंग रोल भी ऑफ़र हुआ, उसे फ़िल्म में प्रॉफ़िट भी ऑफ़र हुई और बाकायदा एग्रीमेंट भी किया गया। अब एग्रीमेंट हो रहा है, तो आप तो खुश हो रहे हैं कि एग्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद पैसे लेके थोड़े दिन शूट हुआ क्योंकि पैसे उनके पास बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों से जमा हो गया। अच्छा ये मैं उनकी उनकी बातें कर रहा हूँ जो चीट करते हैं, सारे चीट्स नहीं होते हैं। अच्छे-अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो नहीं करते हैं, ये वो हैं जो चीट करते हैं। आपको पता लग जाता है कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिना ऑडिशन लिया, बिना कुछ किए, बिना कोई काम किए, आपको एक्टर बना रहे हैं, प्रॉफ़िट दे रहे हैं। थोड़े दिन शूट हुआ, शूट प्रॉपरली नहीं उन्होंने बोला जी नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम शूट कैंसल कर रहे हैं, बाद में आ जाएँगे। उसके बाद शूट हुआ भी नहीं। अच्छा लड़कियों, आपको भी बता दूँ और एक गेम चलती है। आपसे एक ऑफ़िस ले लिया जाता है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और आपको पूछ लिया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? तो आपको हम ये रोल दे रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि चलो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, मुझे रोल मिल जाएगा। आपको 5 से 10,000 रुपया आपको साइनिंग अमाउंट भी दे दिया जाता है। ये जो थोड़े वो फ्रॉड्स हैं जो ज़्यादा नोन भी नहीं, ये वो करते हैं, अच्छे ब्रांड्स नहीं करते हैं, अच्छी-अच्छी जो प्रोडक्शन हाउस है वो नहीं करते हैं। फिर आपको यूज़ किया जाता है, आपके पास शूट शुरू होने वाला है शुरू होने वाला है शुरू होने वाला है, अगले महीने फिर आपको 10,000 दे देते हैं, भई हाँ भई, आप और एक अमाउंट ले लो, आपका अभी शूट नहीं शुरू हुआ है, उसके बाद में ऑफ़िस भी गायब, लोग भी गायब, आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिए, जेन्युइनली जाइए, मुंबई जब आप आओगे तो मैं आपको बता दूँगा कि अ, क्या-क्या आप कर सकते हो, गाइडेंस मैं ज़रूर देता हूँ सबको। बाकी ट्रेनिंग जिससे लेनी है वो भी आपको बता दूँगा, वॉइसिंग में लेनी है या कैसे करनी है वो आप सब मुझे लिखिए मेरे हैंडल्स पर और मैं जितना मैं गाइड कर सकता हूँ करूँगा आपको। हम भी जैसे मैंने कहा मेरी बेटी ने भी शुरू किया है,
तो हम भी मिलके भी करेंगे, मैं भी साथ दूँगा, वो हम कंपैरेटिवली रीज़नेबल होगा। मतलब अगर आप इसको सोचते हैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, वो कोई बात नहीं है। आपको जो ठीक लगे मैं आपको बता दूँगा। सो दैट इज़ इट दोस्तों, और भी कुछ सवाल हैं तो बताइए, क्योंकि मैं अब साइन ऑफ करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो बस कैमरा चाहिए सामने, तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना अपने आप में। जितना बच्चा आपके अंदर ज़िंदा रहेगा, दोस्तों, जितना बच्चा आपके अंदर ज़िंदा रहेगा ना, मुझे याद रखना, आप कामयाबी ज़रूर पाएँगे। ये मैंने खुद देखा है। मुझे कई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं उससे निकल गया हूँ, मैं कभी घबराया नहीं हूँ, क्योंकि कभी कुछ अब पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, छोटी-सी बात है। मैं अभी 29th जुलाई मेरे बर्थडे वाले दिन ही मैं गिर गया। मुझे यहाँ कट आ गया। सबसे पहले तो मैं घबरा गया कि मैं वो जो गिरा था, तो मैं अब उठूँगा कि नहीं? मैंने सबको बोला, नहीं मुझे कोई उठाएगा नहीं, मैं खुद उठूँगा। क्योंकि मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सब, मेरा दोस्त था वो आ गया, मैं बोला नहीं मैं खुद उठूँगा। मैं खुद उठा, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। काफ़ी देर तक था, छोटा-सा कट था। तो सबसे पहले अगर मैं पॉज़िटिव, कहीं आपने देखे होंगे जब गिर जाते हैं तो घबरा जाते हैं, वो बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द चोट, वो है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आया, मेरा नीचे बहुत ही एक एजुकेटेड केमिस्ट है, उसने कहा भले छोटा है लेकिन बहुत डीप है, स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। मतलब कोई और ऑप्शन बता, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाऊँगा, यहाँ मुझे यहाँ लगी। उसने बोला ठीक है, हल्दी भर के रख दो, लेकिन सुबह तक नहीं हुआ तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर पेन होगा थोड़े दिन। मतलब पेन मैं सह लूँगा, मैं स्टिच नहीं लगाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया और अभी थोड़ा-सा ही बाकी है, बट मैं हील हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जब जैसे आप रिजेक्शन लेते हो, आपको आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ने। मैंने कहा था ये मत कहिए कि मैं रिजेक्ट हो गया, ये कहिए कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सो वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड से आप चलोगे, जैसे अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। मैं ऑनलाइन ये जो मैंने अपनी सेहत कम की है, मैं जो जर्नी मेरी थी वो मैं सेल कर रहा हूँ, आपको पता है? तो किसी को वो जानना तो आप वो भी जी लिखिए। वो मैं एक छोटे से रेट में शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे पतला हुआ। मेरे को डायबिटीज़ थी। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि याद रखना मनमीत, डायबिटीज़ की गोली कभी बंद नहीं होती है। मैंने मन में सोचा नहीं, बंद तो करनी है, पर कैसे अब ये नहीं कि बस सोच के बैठ गया, सोचने से पावर आएगी, वो ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कहा है कि मैंने अक्ल दी है, मैंने किया, आप उसे कीजिए। मैंने मेहनत की, मैंने वो चीज़ें छोड़ी, मैंने 55 किलोज़ कम किया। आज मैं डायबिटीज़ की गोली पिछले 8-9 महीने से नहीं खा रहा हूँ। मेरे टेस्ट हो गए हैं बकायदा 3 बार, मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल आ चुकी है। मेरे बीपी की प्रॉब्लम कम हो चुकी है। पॉज़िटिव है। अब इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था, मैं किसी को नहीं जानता था। अगर आप नेपोटिज़्म की भी बात करते हैं, इस इंडस्ट्री में मुझे कोई नहीं जानता था। मैं स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस से आया था। मैं घुस जाता, क्योंकि मुझे याद है एक बार बहुत बड़े ऑडिशन हो रहे थे, 700 के ऊपर जो वहाँ बंदे लाइन में खड़े थे, और मेरा शायद 300 या 400वाँ नंबर था। ऑडिशंस चल रहे थे। मैं वहाँ गया, लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू किया। कई होते हैं ना, और ऑफ कोर्स मुझे ऐसे देख के, मैं बड़ा मोटा-सा था, सब था, कहता था आ गया, वो वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा, वो आप सब जानते हैं क्या बोला गया था, लो आ गया। हाँ, तो बोलते हैं लो आ गया। सो मैं वहाँ बैठा रहा, मैं यूँ ही स्माइल करता रहा। सब थे यार, बड़ा बेशर्म है, तो पहले तो वो चुप हो गए, और जब मेरी बारी आई और जब मैंने ऑडिशन दिया, क्योंकि तैयारी तो मेरी थी ना, तो मैंने वेट किया अपने टाइम का, ऑडिशंस दिया, वो ही लोग जो हँसे थे, उन्होंने आके मुझे जप्फी डाली और मुझे कहा सरदार जी वाक़ई कमाल हो गया, मज़ा आ गया। तो आप जब अपने टाइम की वेट करते हैं, तो यस आपका टाइम आता है, तो ठीक है दोस्तों, कुछ और हो बात, आप मुझे लिखिए। बॉक्स एंगेज भी बहुत जल्दी डीएम भी करने वाला है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, आप मुझे दूसरे हैंडल्स में लिखिए। मनमीत सिंह हमेशा आपको जितनी गाइडेंस दे सकता है वो देगा। बाकी खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सिर्फ किसी के कहने पे एक्टर मत बनो। अगर आप में वो टैलेंट है, फिर अपने पैशन के लिए ज़रूर आगे जाओ। एक्टिंग आपका प्लान ए है, तो आपने प्लान बी के साथ अपने प्लान ए को फंड करना है और आना है, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे कभी भी लिखिए। थैंक यू सो मच। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।